नमस्कार दोस्तों इंडियन एयरफोर्स इस वक्त एक बड़े फैसले के सामने खड़ी है। दरअसल एक तरफ हमारे पुराने फाइटर जेट्स रिटायर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान तेजी से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों रशिया ने भारत को एक बड़ा ऑफर किया है जो कि अगर सच में लागू हो जाता है तो भारत की एयर पावर और एएमसी फाइटर जेट प्रोग्राम दोनों की दिशा बदल सकती है। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर रशिया ने भारत को जो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ SU-57E का ऑफर किया है उसका भारत के लिए क्या मायना, कितने मायने में ये भारत को आगे टेक्निकल बढ़त दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ये है कि क्या इससे भारत का स्वदेशी एएमसी फाइटर जेट प्रोग्राम वो और तेज हो सकता है। यहां पर दोस्तों कई सारी चीजें हैं जो जाननी जरूरी है। यहां पर दोस्तों रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत रशिया का इकलौता प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। रशिया भारत को SU-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो ऑफर कर रहा है वो भी सिर्फ भारत को बेचने के लिए नहीं, बल्कि रशिया ने इस ऑफर को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, आप सीधे हमसे लो यानी कि डायरेक्ट परचेज करो। दूसरा, लाइसेंस प्रोडक्शन भारत में इनका करना, जैसे कि Su-30 MKI की तरह वो इसका ऑफर रख रहा है। और तीसरा है फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब सोर्स कोड, रडार इंजन, स्टेल्थ डिजाइन, AI और एवियोनिक्स। सिर्फ भारत यहाँ पर ग्राहक नहीं है बल्कि इस SU-57E का को प्रोड्यूसर और टेक्नोलॉजी ऑनर भी बने। यहाँ पर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार भारत तो पहले भी FGFA प्रोग्राम में रशिया के साथ जुड़ा था, लेकिन अब रशिया फिर से ऑफर कर रहा है, लेकिन बदला क्या है तब से लेकर अब तक। 2018 में दोस्तों आप सबको मालूम होगा FGFA प्रोग्राम भारत ने छोड़ दिया था क्योंकि उस टाइम रशिया की इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी अधूरी थी और लागत भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। यही वजह था कि यहाँ पर रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत सीमित कर रहा था। लेकिन अब दोस्तों रशिया ने एक बड़ा दावा किया। दरअसल अब SU-57 कॉम्बैट प्रूवन रशिया बोल रहा है क्योंकि यूक्रेन की जंग में उसने इसका इस्तेमाल किया है। इसमें अब नया इंजन लगाया जा रहा है जो कि प्रोडक्ट 177 के नाम से जाना जाता है। ओपन आर्किटेक्ट एवियोनिक्स इसमें लगे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा दावा जो रशिया ने किया दोस्तों वो है नो बैकडोर्स और नो ट्रोजन्स, यानी कि सॉफ्टवेयर पर भारत का पूरा कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अभी तक रशिया ने दावा किया था कि अमेरिका अपने F-35 में इस तरीके की चीज़ें शेयर नहीं करता है और बहुत ही सीमित यानी कि लिमिट के साथ वो आपको इस फाइटर जेट को देता है, लेकिन हम आपको यानी कि भारत को पूरी तरीके से इस फाइटर जेट को सौंपेंगे। दोस्तों सच्चाई तो ये है कि आपने देखा होगा MiG-21 बाइसन अब रिटायर हो रहे हैं। AMCA 2032 से 2035 की टाइमलाइन पर है। ऐसे में पाकिस्तान J-35 लाने की तैयारी कर रहा है। चाइना के पास पहले से J-20 है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के सामने एक कैपेबिलिटी गैप बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों SU-57E जो है वो भारत के लिए एक ब्रिज एयरक्राफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इवन दोस्तों मेक इन इंडिया और HAL का रोल भी यहाँ पर रशिया तय कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर HAL की प्रोडक्शन लाइन में वो भी भारतीय इंजीनियर्स की रेख देख में इस फाइटर जेट को तैयार किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर भारत ये भी खुद तय करेगा कि कौन सा हथियार हमें इस फाइटर जेट में लगाना है, कौन सा रडार लगाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर। हथियारों की तो बात मैं करूँ तो उसमें अस्त्र मार्क 2, इसके अलावा स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, भारतीय यानी कि इंडियन AI एल्गोरिथम, सब कुछ दोस्तों बिना किसी विदेशी परमिशन के भारत इस फाइटर जेट में लगा सकता है। ये बहुत ही बड़ा ऑफर है दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी चीज़ की लॉबिंग नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों जो ऑफर है वो एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन सवाल ये है कि अब AMCA का क्या फ़ायदा फिर हमें मिलेगा। अभी दोस्तों जैसे मैंने बताया कि AMCA की टाइमलाइन अगर उसकी बात की जाए तो प्रोटोटाइप की फ्लाइट 2027-28 तक होगी। IOC स्टैंडर्ड 2032 से 35 तक आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर AMCA के लिए हाई थ्रस्ट इंजन, सेंसर फ्यूजन और स्टेल्थ मटेरियल्स की। यहाँ पर टेक ट्रांसफर का एक बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है रशिया से। पहला तो हमें इंजन टेक्नोलॉजी पर भी एक महारत हासिल होगी क्योंकि रशिया हमें यहाँ पर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा जो कि हमारे कावेरी इंजन में फ़ायदा दे सकती है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात है रडार और सेंसर फ्यूजन, क्योंकि दोस्तों रशिया का जो N036 आइस रडार है वो एक कॉम्बैट प्रूवन रडार है और इसमें सेंसर फ्यूजन एल्गोरिथम है। मतलब इसका भी फ़ायदा भारत को मिलेगा जिससे कि भारत का ट्रायल एंड एरर भी कम होगा और टेस्टिंग जो हमें अपने इंजन के लिए 5 से 7 साल लग सकते हैं वो घटकर 3 से 4 साल हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों भारत को साथ ही साथ स्टेल्थ और AI स्टेल्थ कोटिंग्स का भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का खुद का AMCA ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 इसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ हो जाएगा और AMCA की टाइमलाइन 2 से 3 साल और घट सकती है और भारत का पहला IOC स्टैंडर्ड वाला AMCA 2030 से 31 तक आ सकता है जिससे कि सर्टिफिकेशन तेज होगा। यानी कि SU-57 फाइटर जेट सिर्फ एक जेट नहीं है बल्कि AMCA के लिए लाइव क्लासरूम बन सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क और चैलेंजेस की भी बात करनी ज़रूरी है दोस्तों। इतना कुछ लग रहा है इतना आसान हो सकता है, नहीं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अमेरिका है। वो कार्ड सा सेंक्शन भारत पे लगा सकता है।
रशिया की दूसरी तरफ सप्लाई चेन रिस्क बना हुआ है, स्वदेशी फोकस थोड़ा बहुत कम हो सकता है, इसका भी खतरा माना जा रहा है। और इवन दोस्तों इससे कहीं ना कहीं भारत के EMCA की जो स्वदेशी आइडेंटिटी है उस पर भी सवाल उठ सकता है। अब दोस्तों फाइनल मैं अगर बात करूं तो Su-57 का ऑफर शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि हमारे EMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को तेज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर फुल टेक ट्रांसफ़र की बात हो रही है। ये भारत के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अब फैसला कैसा होगा, सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रैटेजिक बैलेंस के साथ यहाँ पर फैसला हो सकता है। EMCA को कमज़ोर भी नहीं करना और सही तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो ऐसे में Su-57 दोस्तों भारत को 5th जनरेशन क्लब में एक पावरफुल एंट्री दिला सकता है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से भी देखी जा सकती हैं कि फाइनल जो फैसला है वो भारत सरकार लेगी। और अभी तो खबरें तो यही आई है कि चाहे वो F-35 हो या फिर Su-57 ही, किसी में भी अभी भारतीय वायुसेना ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन दोस्तों ये इंटरेस्ट तब ज़्यादा हो जाएगा जिस दिन पाकिस्तान को चाइना से बने हुए जो J-35 एयरक्राफ्ट हैं वो मिल जाएंगे, तब भारत की टेंशन बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ पर एक ब्रिज गैप के रूप में Su-57 को देखा जा रहा है। चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा खुद का प्रोजेक्ट जो है वो अभी चाहे कितनी भी आप उसमें जद्दोजहद कर लो, उसकी टाइमलाइन जो बनी हुई है उसी हिसाब से वो तैयार होगा, क्योंकि HAL का तो आपको मालूम ही है कि कितनी जल्दी वो चीज़ों को डिलीवर करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म हमें अपने EMCA पर ही जाना है, शॉर्ट टर्म हम Su-57 को देख सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़रूरी हो गया है। खासकर कि अगर आप अपनी राइवलरीज को देखो, जितने भी हमारे दुश्मन हैं वो इन चीज़ों में हम पर बढ़त बना रहे हैं, तो ऐसे में भारत पीछे नहीं रह सकता। और रही बात भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो TEDBF पे भी बात आगे बढ़ चुकी है कि TEDBF को भी एक 4++ जनरेशन का या 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जा रहा है, लेकिन उसमें भी अभी टाइम लगेगा। तो भारत तो ये चाहता है कि EMCA का नेवल वेरिएंट भी हमारी जो नौसेना है वो इस्तेमाल करे। तो चीज़ें दोस्तों इतनी आसान नहीं है। रशिया का ऑफ़र नो डाउट बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी आपको क्या लगता है वैसे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं दोनों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।